बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरबला हसन। आप इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ के दिन का आगाज हो चुका है। आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये भी उम्मीद है कि कल का दिन अच्छा गुजरा। नहीं तो आज के दिन में वो गलतियां मत कीजिएगा जो आपने कल की हैं। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए पुट योर बेस्ट एफर्ट्स। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वर्किंग डे फॉर सो मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए आखिरी वर्किंग डे और उनके कानों में से धुएं निकल रहे हैं खुशी से। यार आगे आपका वर्किंग लास्ट डे नहीं है, पूरा हफ्ता काम करने वाली हैं आप आगे। नहीं आगे मैं हफ्ते की छुट्टियों की बात कर रहा हूँ जो इलेक्शन की आ रही है और वो हमें नहीं है। वी आर गोइंग टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क मे बी। हम 2 छुट्टियां बना के आएंगे। तो हमारी सिर्फ 2 ही है इलेक्शंस के ऊपर, तो आपके साथ होंगे ये इंशाल्लाह। तो उम्मीद है जी आपका अगला वीक पूरा अच्छा गुजरे। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। प्रोग्राम का आगाज हमने आज हमारे पास लकीली 2 फुटेजेस ऐसी आ गई जिसमें हम कुछ पॉजिटिव बात कर सकते थे। हाँ, तो हमने कहा हम इसी से आगाज करते हैं। बिल्कुल, एक वीडियो जिसका कल बड़ा चर्चा हो रहा है सवात के इलाके में अगर बात की जाए तो मैंगोरा में आज नून लीग की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया था कल इनफैक्ट। और नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के जो शौहर है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब जलसा गाह में शिरकत के लिए पहुंचे। तो जलसा गाह के बाहर एक बच्चे ने पीटीआई का झंडा उठाया हुआ था। इस मौके पर कैप्टन सफदर वहां रुके, खुद चलकर बच्चे के पास आए, उसे गले लगाया और प्यार किया। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई और जो लोग हैं उन्होंने कैप्टन सफदर के जेस्चर को या रवैये को उन्होंने तारीफ की और कहा कि मुल्क को इसी किस्म की जो सियासतदानों के अंदर रवादारी है उसकी जरूरत है। और ऑब्वियसली एक अच्छा जेस्चर था दो कि उसके बच्चे के हाथ में पीटीआई का झंडा था, लेकिन वहां रुककर उस बच्चे को प्यार करना, दैट वाज अ गुड जेस्चर। दैट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। और सवाल यहाँ पे भी पैदा होता है कि अगर यहीं पे पीटीआई के जलसे में कोई नून लीग का झंडा उठाए खड़ा होता तो उसके साथ ये सलूक होता? मेरा नहीं ख्याल। अगर होता तो जबरदस्त है, नहीं होता तो होना चाहिए। यही है रवादारी की सियासत, एक दूसरे के डिफरेंसेस को कबूल करके जीना, उसके साथ मुत्तफिक आप भले ना हो लेकिन कबूल करके जीना। दूसरी जानब एक और वायरल वीडियो बिल्कुल इसी से मिलती जुलती, इसी मिजाज की वीडियो मुल्तान NA 148 से आई, जहां बाजार में कैंपेन पर अचानक 2 उम्मीदवार साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब और बैरिस्टर तैमूर मिर्जा आमने सामने आ गए, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। और यहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ, आप देख भी सकते हैं। दोनों बगलगीर भी हुए और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत भी की। बड़ा अच्छा लगा। दोनों बजाय इसके कि मुखालिफिन एक दूसरे को देखें, उनको शय मिले अपने उम्मीदवारों से, नारेबाजी हो, लड़ाई हो, खून खराबा हो। भैया आप इलेक्शन लड़ें, अपनी कैंपेन करें, अपना मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचाएं और फिर लोगों को फैसला करने दें कि उन्हें कौन सा लीडर चाहिए, कौन सा MNA चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके हो सकता है आपके जो वोटर्स हैं या आपके सपोर्टर्स हैं आपके इसी इखलाक या रवादारी से इंप्रेस होकर शायद आप लोगों को वोट देते हैं। दैट्स अ बिग पॉइंट यहाँ पर। और कल मैंने तो अपने सोशल पे लिखा था कि कैप्टन सफदर जेस्चर शायद दर्जनों जलसों से बेहतर है, जो बहुत से लोगों के दिलों को मोल्ड कर सकता है कि इट्स अ गुड पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स। तो ये बहुत जरूरी है। यस, वी एक्चुअली एंजॉयड सच विजुअल्स। हमें बहुत मजा आया ऐसे विजुअल्स देख के। सो हमने सोचा सुबह सुबह आपके साथ भी शेयर किए जाए। वेदर की सूरत हाल जनाब यूं की तू है, मौसम ज्यादा सर्दी जा रही है। आज इमरान को मैं कही थी आज लग रहा है कि आप कहीं मालूम जब्बा से आए और मैं गोरा से आ रहा हूँ। और मैं क्योंकि ऐसे लग रहा है गर्मियों वाली फील में आ गई, इमरान फुल सर्दी वाले में। तो इमरान ने कहा आखिरी दिन है। देखिए आप फरवरी में, मैं जनवरी में। हाँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन स्टिल आई लाइक इट। मुझे लगता है कि सर्दी इतने वो टाइम के लिए आती है कि जितना ज्यादा कपड़ों को यूटिलाइज कर लिया जाए उतना बेहतर है। सो आगे बढ़ते हैं और जनाब एज यूजुअल हम किस पे बात करेंगे आज? बड़ी खबर क्रिकेट पे नहीं, सियासत पे। मुझे लग रहा है कि इमरान को क्रिकेट पे बात करा देनी चाहिए। क्रिकेट याद आ रही है। क्रिकेट का जो फीवर है वो अभी तक नहीं हो रहा। PSL चल रहा है। अच्छा, आप इतना सडनली आपने ऐसे ही पूछ लिया। रोज सियासत भी करते हैं एंड इट वाजंट इन माय माइंड। हौसला करिए, आपको क्रिकेट में मिलेगी का मौका। ओके, वी आर वेटिंग कि न्यूजीलैंड की टीम ने आना है पाकिस्तान। वैसे इट्स बीन एजेस हमने क्रिकेट पे बात की। हां, PSL भी आने वाला है। मैं कहता PSL सफर करेगा इस दफा थोड़ा इलेक्शन की वजह से ना, तो फिर अब रमजान भी आगे हिट हो जाएगा PSL को, आपको पता है, उसमें भी थोड़ा होगा। खैर जी, बात कर लेते हैं कुछ सियासत के हवाले से। आपको मालूम है आम इंतखाबात काउंटडाउन तकरीबन अब खत्म होने को है। 6 दिन के बाद आम इंतखाबात है। बड़ी सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। गिले शिकवे भी जारी हैं, मसाइल को हल करने का अज़्म है, मंशूर हैं, उम्मीदें हैं, दावे हैं, इल्जामात हैं, ये सब कुछ जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में तकरीर की, बल्कि तकरीरें की। हुकूमत से निकाले जाने पर न सिर्फ शिकवा किया बल्कि अपनी नौयत का एक अलग शिकवा भी कर दिया। अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने बानी PTI को मुखातिब किया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, उन्होंने कहा जी बहुत सादा है। नहीं, उन्होंने
उन्होंने कहा कि क्यों मुंतखब किया इसको, और साथ साथ उन्होंने कहा कि इतने सादा लोग हैं कि उन्होंने पीटीआई के बानी ने इनको धोखा दिया और वो इस धोखे में आ गए, जज्बात से खेलकर उन्होंने वोट लिया और बाद में ना नौकरी दी ना कोई रिलीफ दिया। आप एक बंदे के जाल में फंसे, नए पाकिस्तान के चक्कर में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया, ऐसा कहना था नवाज शरीफ साहब ने बानी पीटीआई की जानिब इशारा करते हुए कहा कि वो इस सूबे से पंजाब एक्सपोर्ट हुआ है, आप उसके जाल में खुद फंस गए और साथ साथ उन्होंने बाकी मुल्क को भी फंसा दिया, अल्लाह से माफी मांगे, उनसे रुजू करें। साथ साथ उन्होंने मजीद कहा कि पहले तो आपको चक्कर दिया गया, 8 फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और कहा कि पीडीएम के किरदार से पहले से ही मायूस था, मियां साहब के किरदार से सख्त मायूस हूं, इसलिए आजकल हमारे फासले काफी वाजे हैं। अगर मियां साहब ने पुरानी सियासत करनी है तो हम उनका साथ नहीं देंगे। हम इंतखाबात और जमहूरियत को बहुत संजीदगी से लेते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत पीटीआई के टिकट होल्डर्स नहीं है। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। मखलूत हुकूमत बनी तो पीटीआई या नून लीग में से किसी का साथ नहीं दूंगा, ऐसा कहा बिलावल भुट्टो जरदारी। बिल्कुल, और बीबी के साथ साथ हमारे अपने रहमान अजहर को एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू बिलावल का, और वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। आई मस्ट अप्रिशिएट, आई रियली एंजॉयड द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड बाय रहमान, और बहुत अच्छा था। उसमें भी वैसे ही बात इन्होंने की कि मैं किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। दूसरी जानब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जो सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास है वो हुआ, और इसमें भी इस अज़्म का अदा किया गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को है, इसके इनेकाद पर किसी को इबहम अब नहीं होना चाहिए। ये इनेकाद हर सूरत होगा, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा, और 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन हर सूरत में होंगे। आज की कुछ अहम एक्टिविटीज़ के हवाले से भी आपको कुछ बताएं तो मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद में अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब धोबी घाट के अंदर ये जलसा होना है। उसके अलावा मरियम नवाज इस जलसे के अंदर होंगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं। ये आज की एक्टिविटीज़ हैं। और पीपल्स पार्टी आज सिंध में अपना मैदान सजाने जा रही है, जबकि बिलावल जरदारी साहब शिकारपुर से कश्मोर कंदकोट से रैली निकालेंगे। जेजू आईनी खैबर पख्तूनख्वा का जो जिला टांग है, यहाँ पे पिंडाल सजाया है। ओवेस्ली से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। एमक्यूएम का हैदराबाद में पावर शो है, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। और इसी तरीके से दीगर जमातों की भी अपनी जो मसरूफियात हैं वो जारी हैं। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद है शौकत पराचा साहब, हमने इसी पे उनसे बात करनी है। गुड मॉर्निंग शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं शौकत साहब? आपको आवाज आ रही है? शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शौकत पराचा साहब इज लाइक पीटीआई, वो हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे। Why would you say that? मतलब महसूस नहीं हो रहा कि वो है। शौकत पराचा साहब कहनी है रस नहीं, उनको आवाज नहीं दोबारा डॉर्मेंट मोड के ऊपर है भाई। इट्स नॉट गुड। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सियासी सरगर्मियां करिए, लेकिन तहरीक इंसाफ महदूद है। मैं हैरान हूं शौकत साहब ने बात सुन ली है तो क्या रिएक्शन, वो उनका कमेंट मैं सुनने के लिए बेताब हूं कि वो आपको क्या जवाब। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, भरपूर कैंपेन तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे अपनी करी है। जो यूट्यूब है उसके ऊपर भरपूर किस्म के इश्तारात आ रहे हैं उनकी तरफ से, और वो हमें देखने को मिलते हैं। उस एंगल को उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो देखते हैं किसका क्या वो सोशल मीडिया क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है। जो दो रहनुमाओं के सियासी जलसे कर रहे हैं, और सियासी जलसे दोनों के भरपूर हो रहे हैं। बिलावल भी अच्छा क्राउड पुल कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब तो कर ही रहे हैं। कल वैसे खैबर पख्तूनख्वा में अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा मेरे लिए, बहुत अच्छा क्राउड लेकर आप आई नून लीग कल। हमने पराचा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है पराचा साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हमें पराचा साहब नजर भी तो नहीं आ रहे, हमें दिखा तो दे। दिखा देना ताकि हमें पता हो। साहब वी नॉट एबल टू हियर यू, मे बी कुछ हैंडफ्री का इशू हो। जब आपकी आवाज आती है तो हम आपको बता देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे आपको। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें या इस टेक्निकल ग्लिच को सॉल्व करें माय डियर प्रोड्यूसर। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कल जो एक स्टेटमेंट है जो हमारे रोजनामा एक्सप्रेस की आज हेडलाइन भी है कि मुख्तलिफ आज़ाद अरकान जो हैं वो अपना इलेक्शन अपना वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। 3 दिन में जो आज़ाद अरकान हैं वो अपनी सियासी शमूलियत का फैसला करेंगे, ये आईनी तकाजा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार हैं वो बिला खौफ अपनी मुहिम चलाएं। इससे पहले एक स्टेटमेंट अली जफ़र साहब ने दी थी और उन्होंने ये कहा था कि जिनके कागजात नामजदगी पार्टी नॉमिनेशन के ऊपर एक्सेप्ट हुए हैं, चाहे उनका निशान बल्ला नहीं है, तो
तो वो तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं, उनको आज़ाद नहीं समझा जा सकता कानूनन। लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि मुख्तलिफ अरकान जो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं वो आज़ाद ही हैं और वो अपना वज़ीर आज़म बनवा सकते हैं अगर वो मेजोरिटी में आ जाते हैं या किसी पार्टी के साथ मिल जाते हैं। और इसका अब तो खैर ये तो इलेक्शन के बाद ही अंदाजा होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार अपने इंटरव्यूज और जलसों में कह चुके हैं कि हो सकता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है बाद में उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर ले। शौकत साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। चले, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। शौकत साहब, जब आपका कनेक्शन नहीं हो रहा था हमारे साथ तो इमरान ने कमेंट किया था कि आप बिल्कुल पीटीआई की तरह डोमिनेट हो गए, पीटीआई मोड में हैं कि आपको सुन नहीं पा रहे। आप हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे। तो ऐसा ही है कि आप हैं और नजर नहीं आ रहे, या पीटीआई वाकई है और नजर नहीं आ रही? देखिए हम भी हैं माशाल्लाह, और पीटीआई एज अ जमात तो है ना, ये अलग बात है। उनको सिंबल नहीं मिला बल्ले का। दूसरी बात तो अपनी जगह पर बरकरार है कि पीटीआई है। अब वो अपनी पार्टी के दोबारा इलेक्शन करवा रहे हैं और इलेक्शन के बाद खैर इस इलेक्शन में तो उनको बल्ले का निशान नहीं होगा, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका, तो इस इलेक्शन के हवाले से तो कम से कम से बहुत सारा पानी बह चुका है। तो इसलिए कि एक तो पार्टी के पास निशान नहीं है, पार्टी के जो बानी चेयरमैन है वो जेल में है, न सिर्फ वो जेल में है बल्कि 2 केसेस में उनको सजा हो गई, 10 साल की सजा और 14 साल जो है वो उनकी वो सजा मिली, 10 साल की नाअहली मिली। फिर पार्टी के जो एक सेंट्रल लीडरशिप, जो पॉलिटिकल सेटअप होता है, जो इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन लड़ना जानता है, वो है नहीं। वकला ठीक है, बड़े पेशावर महारत के साथ वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन सियासत चलाना, सियासत करना, इलेक्शन वाले दिन पोलिंग मैनेज करना, ये बड़ी डिफरेंट सी चीजें हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं उनके लिए, तो लिहाजा वो हैं तो सही। तो लेकिन जो आपने बात की कि मैं तो बोल रहा था लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पीटीआई की तरह डोरमेंट हूँ, बल्कि मैं पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम है, मैं उनकी तरह हूँ कि मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरे मसाइल भी हैं, लेकिन वो मेरे मसाइल जो है वो शायद कोई सुनता नहीं है, और सुनता है तो इग्नोर करता है। हमने सुन लिया, इग्नोर नहीं किया फराचा साहब, हमने आपको दोबारा लाइन पे ले लिया। हमने दोबारा लाइन पे ले लिया। देखिए इसका मतलब है कोई भी दोबारा जो नहीं सुना जा रहा वो लाइन पे आ जाए तो लाइन कनेक्ट हो सकती है। अच्छा, ये जो साइफर का तफसीली फैसला है, इसके मुताबिक ये लिखा हुआ है उसके अंदर के इमरान खान शाह महमूद कुरैशी रियायत के अक़दार ने तफसीली फैसले में यह है कि उन्होंने उससे दुश्मनों को फायदा पहुंचा। कल मैं बिलावल साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे जब पूछा गया कि आप इन फैसलों को कैसे देखते हैं, क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या कुछ और है, तो उन्होंने कहा कि जहां तक तोशा खाना है तो उसमें शायद कहीं ना कहीं एंगल कोई निकाल सकता है या ये बात हो सकती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू साइफर तो ये ये नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बड़ी ब्रीच है और ये इसके अंदर शायद वो अपने आप को ना बचा पाए। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, साइफर के हवाले से जब से साइफर उन्होंने लहराया था 27 मार्च वाले जलसे में, उसके बाद मसलसल ये डिबेट चलती रही। एक साइड जो प्रिडोमिनेंट साइड है वो ये कहती है, यानी रेस्ट ऑफ द पीटीआई जितने लोग हैं वो समझते हैं कि एक तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसको यूं पब्लिकली नहीं लहराना चाहिए। पीटीआई का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर एक वजीर आजम ये भी नहीं कर सकते, वो पार्टी चेयरमैन हो और वो अपने लोगों को बता भी नहीं सकते कि हमारी हुकूमत के खिलाफ कोई इस तरह का किसी और मुल्क की हुकूमत ने ये दावा किया है या ये शिकायत की है या ये थ्रेट किया है, तो ये डिवाइडेड ओपिनियन है। और अभी तक 2 साल हो गए, मार्च आने वाला है, अगला महीना मार्च का है, 2 साल में वही डिवीजन बरकरार खड़ी है। मैं अपना अब आपको ओपिनियन दूं कि मैं फॉरेन पॉलिसी कवर करता हूं, अभी भी करता हूं, शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक और इससे भी ज्यादा जो सख्त अल्फाज हैं वो स्टेट्स आपस में इंटरचेंज करती हैं। अभी आपके सामने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक स्टैंड साफ हुआ, उसमें सिर्फ बातों की हद तक नहीं लिखा आया या लिखा हुआ गया, बल्कि मिसाइल मारे भी गए और उन्होंने भी मिसाइल मारे। बट इसके बावजूद भी जो अंदर की बहुत सारी बातें हैं, शायद मैं भी अपने जराये से जानता हूं
ना मैं उनको खबर के जरिए बयान कर सका, ना वो बाहर आई। अगर हम जर्नलिस्ट भी इतने मोहतात अंदाज में सेंसिटिव इश्यूज को रिपोर्ट करते हुए बहुत सारे अल्फाज को डिलीट करके उनकी जगह जरा थोड़े से डाइल्यूट करके या कम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, तो एक प्राइम मिनिस्टर हों उनको तो बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस तरह की कम्युनिकेशन न पहली बार आई, सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, बल्कि स्टेट्स आपस में इससे भी शायद हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं लाया जाता, उससे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन चूंकि खान साहब की एक थी, उन्होंने एक जलसे में कह दिया यूरोपियंस को कि हम कोई आपके गुलाम है। अब ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, इसका सख्त रद्द अमल आया करता है। फिर अरब ममालिक के हवाले से भी उनकी कुछ गुफ्तगू सामने आती रही, तो उनका एक अपना एक सोच थी कि मैं ये चीजें बाहर ले आऊं, या उनको फिर इनके सेंसिटिव होने का ख्याल नहीं था। अच्छा शौकत फराजा साहब, कमिंग बैक टू द कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, बहुत सारे बयानात, जलसे, कैंपेन चल रही हैं, जोशो खरोश से चल रही है। कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गिला किया आवाम से कि आपने क्यों मुंतखब किया बानी पीटीआई को, और फिर उन्होंने कहा कि आपको चक्कर दे दिया, अब आप हमें चक्कर ना दे दीजिएगा। तो ये जो चक्करों में मियां साहब को डर है वैसे चक्कर का, ये जो चक्कर मिल रहे हैं लोगों को या अल्लाह ना करे मिलने वाले, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मियां साहब अब माशाल्लाह पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सियासतदानों में से हैं, एज के हिसाब से भी और सियासी करियर के हिसाब से भी। यानी 79-80 में उस वक्त वो पॉलिटिक्स में आए जब ज़िया-उल हक का मार्शल्ला था और गवर्नर जिलानी पंजाब के गवर्नर थे। उसके बाद मियां साहब ने बहुत सारे अदवार देखे, हर बार वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आए, हर बार 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद उनको 93 में निकाला गया, फिर उनको 99 में निकाला गया, फिर ये अभी 2017 का तो हम सबके सामने ही है, ये तो बिल्कुल ही ताज़ा है। कराची के हवाले से भी मियां साहब ने एक दिन कहा था कि अमन हम कायम करें, तरक्की हम दें, लेकिन वोट आप किसी और को देते हैं। तो अब ये जो बातें हैं, ये मेरा ख्याल है जो वो सोचते रहते हैं, मसलसल सोचते होंगे, और वो कहते भी हैं जब वो नारा लगाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, और आप भी वो कह रहे होते हैं कि फला इतने बंदों ने साजिश की। तो मेरा ख्याल है वो जो सेल्फ थॉट होता है उसको कभी कभी वो जरा अल्फाज की शक्ल में बयान कर दे। उनका शौकत भाई एक वो वायरल क्लिप भी है ना, जब लोगों ने नारा लगाया एक जलसे में कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, कहते हैं 99 में मैंने कदम बढ़ाया था, पीछे कोई था ही नहीं। तो मियां साहब की फिट भी बड़ी अच्छी है वैसे, मैं यही कह रहा हूँ कि जो सेल्फ थॉट होता है उसको कभी कभी वो अल्फाज का जामा पहना कर वो फिर बयान कर देते हैं। लेकिन ये है कि वो जिस तरह कैंपेन में लगे हुए हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन है, पहला इलेक्शन भी नहीं है, उन्होंने बहुत इलेक्शन देखे हैं, तो अवाम फिर उनकी मर्जी होती है लोगों की, जिसको चाहे वोट दे। तो आखिरी लम्हे तक जब आपका काउंट हो नहीं जाता, वसवसा या वहम या ये जो शक है या कोई जो थोड़ा सा खौफ है वो तो ज़हन में रहता ही है। ठीक है। अच्छा बिलावल वापस सिंध की तरफ लौटे हैं। आज उनका जो स्केड्यूल है या कल का था वो ज्यादा सिंध के अंदर है, तो पंजाब में जो डेंट वो डालने आए थे नून लीग को, जिन्हें शहबाज शरीफ साहब मेरे मेहरबान कहते हैं, वो मेहरबान वो डेंट डाल गए हैं पंजाब में नून लीग को? आपके ख्याल में लड़ भी रहे हैं लाहौर से इलेक्शन बिलावल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और आने वाले महीनों और सालों के हवाले से बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि इस वक्त जिस एज ब्रैकेट में बिलावल है, आगे उनको अल्लाह जिंदगी दे 30-40 साल उनके पास हैं, जो बाद में अभी मियां साहब के हवाले से कर रहा था कि 1980 से लेके अभी देखें 43 ईयर्स हो गए, तो मियां साहब हमारे सियासी स्पेक्ट्रम पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैसे ये कैंपेन शुरू की तो इतना मुझे नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस तरह से क्राउड पुल कर सकते हैं और लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो सकते हैं। खास तौर पर जो अभी सर्दी के हवाले से आप दोनों बता रहे थे कि मलहम जबा या मलाकंड से, बहरहाल जहां से भी आप होके आए, लेकिन वो शांगला गए, बड़ा जलसा था, वो चित्राल गए, बहुत बड़ा जलसा था, वो दीर, खास तौर पर दीर में मैंने देखा बहुत बड़ा जलसा था। फिर कुछ मैं इलेक्शन कवरेज के लिए इस्लामाबाद से निकल के मैं फिरता रहा हूँ,
कुछ शोज भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं बाहर से। मैंने सरगोदा जाकर भलवाल का नदीम अफजल चंद साहब का इनका जलसा मैंने अटेंड किया, क्योंकि मैंने वो प्रोग्राम उस पे रिकॉर्ड करना था। मेरे ख्याल में एक भलवाल एक तहसील है और एक हल्के के हवाले से जितना बड़ा जलसा था मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब आपको वो पल्स नजर आई है पीपल्स पार्टी की आवाम में? जी, मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद फिजिकली उस जलसे के अंदर बैठ के एक तो लोगों को देखा, प्लस जो रिस्पांस था जिसे कहते हैं ना चार्ज क्राउड था, वो बिल्कुल चार्ज क्राउड था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी डेंट डाल सके ना डाल सके, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने आप को एक एस्टेब्लिश कर दिया है कि वो क्राउड भी पुल कर सकते हैं और जो रिपल्स क्रिएट होती हैं अमंग द क्राउड इन टर्म्स ऑफ द वेव्स, तो वो वेव्स भी पैदा कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। और आखिर में अब ये बताइए कि आजाद उम्मीदवार किस हद तक आपको अब तक की कैंपेन में कामयाब होते नजर आते हैं? कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आजाद उम्मीदवार अपना वजीर आजम बना सकते हैं, जिससे कम से कम एक चीज वाजे हो गई है कि अगली जो भी मेक और ब्रेक होगा इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट्स हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो इस केक में कितना हिस्सा आप देख रहे हैं आजाद उम्मीदवारों का? दो कैटेगरीज आजाद उम्मीदवारों की इस बार हैं स्पेशली। अब हम टेक्निकली वो जो एक आजाद उम्मीदवार होता है वो सिर्फ एक मुकम्मल आजाद और एक जबरदस्ती आजाद। तो ये जो दूसरी कैटेगरी आपने बताई है पीटीआई के लोग, इनको तोड़ना चाहिए। अगर सब कहते हैं कि पुरानी सियासत और नफरत की सियासत खत्म हो, असूलों की सियासत हो, तो जब आपको पता है कि एक आदमी को इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, उसकी पार्टी का वोट मिला है, उसके प्लेटफॉर्म से जीता है, तो फिर आप जब उनको डेंट डाल के, उनको प्रेशराइज करके या उनको लेवर करके या उनको वजारतों का लालच दे के लेंगे, तो ये कहाँ का असूल होगा? ये कौन सा प्रिंसिपल होगा? तो ये तो नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात रही, जो आम आजाद लोग हैं उनको 3 दिन मिला करते हैं कि 3 दिनों में किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। ये जो बात है कि आजाद उम्मीदवार अपना वजीर आजम भी ना बना सकते हैं, देखें इस पोलराइज्ड सियासत में इतने आजाद नहीं जीत के आएंगे कि वो 167 का फिगर भी अपना बना सकें। पार्टीज मौजूद हैं, बड़ी पार्टीज मौजूद हैं, और सब पार्टीज इंक्लूडिंग मैं फिर कहूंगा पीटीआई अगर बल्ले का सिंबल नहीं है लेकिन उनके लोग तो हैं और वो कहते भी हैं कि पाकिस्तान के अवाम हमारे पीछे हैं, तो जो उनके लोग जीत के आएंगे वो भी तो पीटीआई के लोग होंगे। तो लिहाजा बड़ी पार्टीज मौजूद हैं, मुझे कम अज कम किसी आजाद बंदे का वज़ीर आज़म बनने का इम्कान नहीं नजर आता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। शौकत पराचा साहब सीनियर तज्जिया काफी हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा जो इंतखाबात से पहले की गहमा गहमी है और क्या आगे जाके होने वाला है इस पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात एक एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं। थोड़ा गैप आ गया था ना, हम किसी हीरो से आपको मिलवा नहीं रहे थे। हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्लियर किया, अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। ये दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हैं और ये वाकई आज से तकरीबन 7 साल पहले का, जब इन्होंने ये जब अपना CA कंप्लीट किया था। एजाज़ इनको अब मिला, एक्सेप्टेबिलिटी इनकी अभी हुई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तान के लिए कोई अचीवमेंट करे और हम उसको इनवाइट ना करें। हुरिया बतूल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, हम उनसे उनकी इसी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। वेलकम हुरिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुरिया, पहले तो हमें ज़रा इस बैकग्राउंड के हवाले से समझाएं कि जब आप 19 ईयर्स की थी तब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर की और उसके बाद अब आपने अपने इस रिकॉर्ड को क्लेम किया है। सो ये आपने इतनी कम उम्र के अंदर जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, कैसे, कितना पढ़ा आपने? अच्छा, मैंने 2016 में क्वालिफाई किया था जब मेरी उम्र 19 साल की थी और मेरी जर्नी का आगाज़ तब हुआ था जब मैंने 7th ग्रेड अपना कंप्लीट किया था, तब मैं 12 साल की मेरी उम्र थी। तो उसके बाद मैंने ओ लेवल्स अपना उससे अगले अटेम्प्ट मैंने अपना ओ लेवल्स दे दिया था, जो कि दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 11th ग्रेड। तो 7th के बाद ही मैं अपने ओ लेवल्स की एग्जाम में प्राइवेटली अपेयर हो गई थी और उससे ही नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने अगले साल ही A लेवल्स दे दिया था जब मेरी उम्र 14 साल की थी। तो 14 साल की उम्र में मैं अपने A लेवल्स कंप्लीट कर चुकी थी, जो कि अमूमन 18-19 साल की उम्र में होता है। तो उसके फ़ौरन बाद ही मैंने अपना CA स्टार्ट कर दिया था। तो इट वाज 2012 जब मेरी पहली अटेम्प्ट थी CA की और 2016 में मेरी आखिरी अटेम्प्ट थी। तो आपको क्या जल्दी थी? मुझे ये बताया, आपने सब इतना जल्दी जल्दी क्यों किया?
अच्छा, सो मेरे फादर बिकॉज ही वाज प्रोफेसर, वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स को पढ़ाते थे, तो उनका ये मानना था कि बिकॉज जब मैंने अपना 7th कंप्लीट किया तो उनका मानना था कि हम एक कन्वेंशनल वे के बजाय हम अगर इस तरह से इस रूट से चलते तो जल्दी हो जाएगा। रिकॉर्ड का उस टाइम पे इस माइंड नहीं था कि सीए का रिकॉर्ड बन जाएगा। हाँ, उनका था कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स का शायद कोई रिकॉर्ड बन जाए जो जल्दी हो जाए। तो उस टाइम पे सीए का सोचा भी नहीं था इस तरह से कि सीए का भी इतनी जल्दी हो जाएगा और उसका भी कोई रिकॉर्ड बन ये मेरा जाएगा। सवाल था कि आपको ये मशवरे कौन दे रहा था, गाइड कौन करता? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन टीन एज के अंदर भी और उससे पहले भी अर्ली एज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आपको ये पाथ बताए। तो आपको कभी चैलेंजिंग नहीं लगा व्हेन योर फादर यूज्ड टू से बेटा ये कर लेते हैं? बीइंग स्टूडेंट आपको होता है कि नहीं मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं नहीं कर सकती, मुझ पे प्रेशर बन जाएगा? कभी ऐसा हुआ, बाप बेटी का कोई ऐसा आर्गुमेंट हुआ करते? इनिशियली मुश्किल बहुत लगा था, आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज अब्बा ने कह दिया तो करना है। तो इनिशियली मुश्किल काफ़ी लगा था क्योंकि 7th ग्रेड में आपकी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, एज आपकी 12 साल उस टाइम पे शायद नहीं लगता था, लेकिन अब जब मैं 12 साल के बच्चे को देखती हूँ तो लगता है कि हाँ काफ़ी छोटा बच्चा होता है। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि आपकी एकदम से मुझे बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ के, और वो मैं मोस्टली सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ रही थी बिकॉज मैंने प्राइवेटली किया था। तो इनिशियली मुझे काफ़ी उसके ऊपर एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ी। अच्छा, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि आपने सेल्फ स्टडी के जरिए कैसे पढ़ लिया? यहाँ पे तो लोग कॉलेजेस में अलहदा जाते हैं, स्कूल्स में, फिर ट्यूशंस अलहदा ले रहे होते हैं, होम ट्यूशंस ले रहे होते हैं और बड़ी हैवी पेड। तो आपने कैसे कर लिया? आई मीन ऑनलाइन करी थी आप? कौन आपको गाइड कर रहा था सब्जेक्ट को लेकर? गाइडेंस मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में मेरे फादर कर रहे थे, बट जिन सब्जेक्ट्स को मेरे फादर नहीं डील करते उसमें मैं इंटरनेट से काफ़ी मैं हेल्प लेती थी। सो आई यूज्ड टू लिसन टू यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस जितनी, बिकॉज ऑनलाइन काफ़ी मटेरियल अवेलेबल होता है। किसी और ट्यूशंस वगैरह की हेल्प नहीं ली? यू डिड योर बाय ओन? नहीं, मैंने बुक्स से, बिकॉज आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, तो जितनी कोर्स बुक्स होती थी मैं सब पढ़ लेती थी। तो एक आम आदमी की जो एहतराम अपने टीचर के लिए होता है, आपका वो यूट्यूब के लिए? एग्जैक्टली। यूट्यूब ने आपको बहुत सारा, दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा हुआ, ऑब्वियसली अब जैसे आपने खुद कहा कि 7th क्लास के बाद डायरेक्टली ओ लेवल्स में जाना, फिर आपने ए लेवल्स करना, बैक टू बैक, इतनी टफ ये होता है। ऑब्वियसली ओ ए लेवल्स इतना आसान नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट्स, आपकी जो रिटन है, आपकी लैंग्वेज है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको आपने चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे इजी किया? और उसके ऊपर से घर में पढ़ना और फिर आपने जल्दी जल्दी सब करना है, कभी प्रेशर फील किया खुद के ऊपर? प्रेशर, जैसे मैंने मेंशन किया, प्रेशर था इनिशियली बिकॉज एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्ल्ड था। लेकिन बट आई थिंक कि जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स का जो करिकुलम है वो इतना अच्छा, इतना वेल डिज़ाइंड है कि अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी करें तो इट गेट्स ईजी फॉर यू। और दिस इज़ समथिंग कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान करिकुलम में भी चीज़ आनी चाहिए। और वो जो कॉन्सेप्ट्स जो मैंने डेवलप किए थे, जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था मैंने ओ लेवल्स के टाइम पे, दैट इज़ समथिंग जो मुझे अब तक याद है। और दैट वाज समथिंग जिसने मेरे लिए सीए आसान किया। शायद अगर मैं उसके थ्रू ना आई होती तो मेरे लिए सीए मुश्किल हो जाता। स्टडीज इंस्टेड ऑफ रट्टा सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट, आपको लगता है? तो इसलिए जब मैं सीए में, ऑल्दो मेरी उम्र 14 साल की थी, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आ रहा है, क्योंकि मेरी बेस उस करिकुलम ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी थी। दैट्स अमेजिंग। तो व्हाई अकाउंट्स? आई मीन व्हाई अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्यों किया आपने? किसी और मैथ्स में भी जा सकती थी, फिजिक्स वगैरह भी पढ़ सकती थी। सो बेसिकली इसके लिए भी मैंने रिसर्च की थी विद माय फादर। जब मैंने ए लेवल्स किया था, ए लेवल्स में आई हैड अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स बिकॉज साइंस सब्जेक्ट्स को आप प्राइवेटली नहीं दे सकते। ड्यूरिंग स्कूल लाइफ मेरा सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता था, लेकिन अकाउंटिंग वाज समथिंग जो कि आप नहीं पढ़ते स्कूल में, अकाउंटिंग के बिजनेस सब्जेक्ट्स, वो आपने ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में ही मैंने पढ़े थे। और तभी मेरा इंटरेस्ट था, काफ़ी डेवलप हो गया था इसमें। और फाइनेंस को जिस तरह हम समझते हैं कि काफ़ी ड्राई फील्ड है और सिर्फ हम लोगों ने, तो नॉट एट ऑल, वो इतना इवॉल्व हो चुका है ये सारा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर बेसिकली द डिसीजन मेकर्स, एंड आई ऑलवेज वांटेड कि हाँ मैं एक ऐसे रोल में जाऊँ जहाँ पर आई कैन। So you actually wanted to be the most important person in a firm, you know, जो सारे financial decisions लेता है। Exactly, the firm in the industry. So अब वो जो co-pilot का जो एक phrase use होती है, so it means your something. experience since you are in your professional life, गुड़िया, आप कैसा लगता है जब अपने पिछले जर्नी को देखती हो कि आपने इतनी जल्दी माशाल्लाह सब कुछ अचीव किया है, अब आप जॉब कर रहे हो बाकायदा तौर पे एक फर्म के अंदर, बड़ी अच्छी फर्म के अंदर, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अब तक? अब जब मैं देखती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एक
ऐसे फेस के थ्रू जा रहे होते हैं ना, आपको फील नहीं हो रहा होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ उन चैलेंजेस को, उन अप्स एंड डाउन्स को, तो आई थिंक कि हाँ, इट वाज ऑल वर्थ इट। कि इन अ वेरी यंग एज आई एम अर्निंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एट अ गुड पोजीशन, आई कैन सपोर्ट माय फैमिली एंड एवरीथिंग। तो इट फील्स रियली गुड कि आई एम इन दैट पोजीशन एट अ वेरी यंग एज। और जब आपने ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली 2016 के अंदर, उसमें तकरीबन 7 इयर्स हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि आपने अपनी उसके बाद जो आपका पाथ था वो भी आपने राइट वे में उसको डायरेक्ट किया? आपने, आपके फादर ने जिस तरह से आप लेके चली हैं जहाँ पे आप पहुंची हैं, इज दिस द राइट प्लेस इन लास्ट 7 इयर्स, या आपको लगता है कि नहीं, इससे थोड़ा आगे भी जाया जा सकता था? पेस से मुतमईन है अपनी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक। एंड यू वर्किंग एज, जिस कंपनी में काम करी, एज क्या काम? बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे, ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक काफ़ी अच्छा करियर पाथ मेरा जो चल रहा है, बिकॉज मुझे हमेशा से वो था कि बिजनेस पार्टनरशिप वाले रोल में आऊँ। तो इन द लास्ट 7 इयर्स मैं उसी रोल के अंदर ही ग्रो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई थिंक हाँ, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर हम ये समझते हैं कि ये जो जॉब कल्चर है, इससे बेहतर है लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल रोल की तरफ आए, एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा बढ़े पाकिस्तान में। आप चूँकि खुद एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, फिर आपने पढ़ा भी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना इतना आसान है, खासतौर पर ख़वातीन के लिए, या नहीं जॉब इज़ अ सेफर साइड, अच्छी जॉब मिल जाए वहाँ बैठ के चुप करके जॉब करो? आई थिंक बिजनेस करना, बिकॉज मेरे कभी सोचा कि खुद भी कुछ करूँ कुछ? बिल्कुल ऐसा सोचा भी, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप अपना बिजनेस करो, बट मेरा अपना मानना है कि पहले आप खुद सीख लो फ्रॉम द companies, from the better people, or because even though आप कर लेते हो qualify, but there's a lot to learn in the profession. Experience gain करें, So in last 20 seconds, how it feels to be a Guinness Book World Record holder? You're one and only in the world. It feels wonderful कि जितनी वो मेहनत थी मेरे इतने साल जो मैंने अपने स्पेंड किए, इट्स फाइनली रिकग्नाइज्ड। और आई कैन एक जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि मैं अपने मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एट अ ग्लोबल लेवल। तो दिस फील्स वंडरफुल। दैट्स अमेजिंग। हमें भी बहुत अच्छा लगा हुरिया आपसे बात करके। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। हुरिया बतूल हमारे साथ मौजूद थी, कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा चुकी हैं। इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए नाजरीन और हाजरीन। अब हम बात करेंगे, आपने अगर वजन कम करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है। आप मैं नहीं बोल रही, आप बोल रहे। एफर्ट नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, मुख्तलिफ मशरूबात पिए, तरह तरह की मेडिसिन, तरह तरह के टोटके, तरह तरह के मुरक्कब जिसे कहा जा सकता है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हर जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो अपनी मंशा के मुताबिक आपको देखते हुए, अपने क्लाइंट्स को देखते हुए, उनकी पॉकेट को देखते हुए, ये भी कह सकते हैं, वो आपको तजवीज़ करेगा और तफवीज़ करेगा, और फिर आप वजन कम करने के लिए आप उस तरफ जाएंगे। ये देखें ना, मैं सच बोल रहा हूँ, वाक़यात का अंदाजा लगाया। अच्छा, तो ये इतने वैसे मोटे हमारे इधर कोई भी नहीं है, इतने मोटे मोटे विजुअल्स यार। ये प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी ज्यादती की है। प्रोड्यूसर साहब एक्सट्रीम पे चले गए मुझे लगता है। खैर जी, फलों का इस्तेमाल जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, ये तो हम देखते हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट हमें मालूम है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, खास तौर पे पीने के लिए। कुछ मशरूबात ऐसे बना के दिए जाते हैं आपको कि फलां चीज़ में फलां चीज़ मिक्स करके पिए, इट एक्चुअली हेल्प्स। तो इस पे हमने बात करनी है कि क्या ये वाकई पॉसिबल है, इससे आप अपना वेट लॉस पॉसिबल कर सकते हैं, वेट आप कम कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो इसके कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी होते हैं। इसी पे हमने बात करनी है। और अनीसा सुहेल हमारे साथ मौजूद है। अनीसा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अनीसा, आप पहले तो ये बताएं कि वेट लॉस के लिए ये जो हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, लोग मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ओवर द काउंटर चीज़ें अवेलेबल होती है, कुछ घर में टोटके बना के इस्तेमाल किया जाता है, क्या असर करते हैं ये आपके वेट रिडक्शन के अंदर? बहुत सारे केसेस में असर करते भी हैं, क्योंकि जो उसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो अमूमन वो वाले इस्तेमाल होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को यहाँ तो बहुत फास्ट करते हैं, या फिर वो फैट बर्नर्स होते हैं। तो वो आपके फैट को बर्न करते हैं क्विकली और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। लेकिन बात ये है कि आपका जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्या वो एक शॉर्ट टर्म वेट लॉस करना चाहते हैं? क्या आपने 1 महीने के लिए, चंद दिनों के लिए आपने कुछ पिया, कुछ खाया और आपका शादी के लिए वेट लूज हो गया और उसके बाद आप उतने ही वापस मोटे हो गए? या फिर आपका गोल क्या है कि आप हेल्दी लिविंग के लिए वेट लॉस करना चाहते हैं? तो ये गोल पे डिपेंड करता है जो बंदा, जो क्लाइंट है आपका, जो पेशेंट है, क्या उनका गोल क्या है एग्जैक्टली। तो अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह रिकमेंडेड बहुत ज्यादा नहीं होते।
क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो कि आपके डायरेक्टली लिवर को जाके अफेक्ट करते हैं या किडनीज को जाके अफेक्ट करते अच्छा। हैं। लिवर को इसलिए क्योंकि लिवर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सॉरी, जो कि बेसिकली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो आपको उसका ख्याल रखने की जरूरत है। जो बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, जो वेट लॉस ड्रिंक्स वगैरह भी होते हैं, वो लिवर को हाउ टू गेट अवेयर ऑफ इट? आई मीन कैसे पता चलेगा हमें कि ये जो हम इतना महंगा कोई मशरूम मंगवा रहे हैं, कोई लिक्विड मंगवा रहे हैं जिसको हमने डॉक्टर ने कहा है या न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा है कि पीना है, तो कैसे पता लगेगा कि इसमें ये वाला इंग्रेडिएंट अगर है तो ये मेरे जिगर को हर्ट कर सकता है और मुझे ये नहीं पीना है, या इसकी क्या कॉम्पोजिशन है जो मुझे चेक करना जरूरी है टेक्निकली? आप अगर उसके इंग्रेडिएंट्स देखें, जब आप उसको हर पैकेज के पीछे उसका न्यूट्रिशनल लेबलिंग बोलते हैं उसको, ये बेसिकली न्यूट्रिशनल लेबलिंग एक ऐसी चीज है जिसको हर बंदे को थोड़ी बहुत जान पहचान होनी चाहिए, नो हाउ होनी चाहिए। अगर आप उसको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखते हैं तो बेशक वो 0 कैलोरी है, नो शुगर ड्रिंक है, या उसको मार्केट इस तरह से किया जा रहा है, उसमें हो सकता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो, उसमें कॉफी एक्सट्रैक्ट हो, जो कि या जिंजर एक्सट्रैक्ट हो, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि डाली जाती हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं, फैट बर्निंग के लिपोलाइसिस के प्रोसेस को एनहांस करती हैं। लेकिन जब आप उसके देखते हैं इंग्रेडिएंट्स में तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि हेल्दी नहीं होते, स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। आप खा रहे हैं चीज, पी रहे हैं, सॉरी, लेकिन आपको फिर भी उसका जायका मीठा आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें स्वीटनर डला हुआ है। और WHO ने एक स्पेसिफिक स्वीटनर है जो कि बहुत ज्यादा आम इस्तेमाल होता है, एस्पार्टेम। WHO ने एस्पार्टेम को कार्सिनोजेनिक करार दिया है, व्हिच मींस कि वो कैंसर कॉजिंग है। ये तो सारी ड्रिंक्स की बात होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी अपने व्यूवर्स को कि आप क्रेजी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करें, ताकि आपको उसके रिजल्ट्स भी सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म मिले, अपनी सेहत को मद्देनजर रखकर वेट लॉस करें। अच्छा, और बहुत सारी जी 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 आप कंटिन्यू करें अपनी बात को, फिर मैं सवाल करती हूँ। बोलिए। बहुत सारे ड्रिंक्स जहाँ पे मार्केट में नुकसानदेह हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आप घर में बना के अपने वेट लॉस को मतलब प्रोसेस इंक्रीज कर सकते हैं। अरे वाह, ये ज्यादा अच्छा पॉइंट है। जरा बताइए को क्या बना सकते हैं हम घर पे? मसलन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, मुझे बताएं घर पे क्या बना इनका कुछ छुड़वाना है हमने, आप जरा घर वाले बताएं, फिर इनका वो वाला छुड़वा दें हम। बिल्कुल। तो पहली चीज ये है कि आपने ना ड्रिंक्स पे सोलली रिलाई नहीं करना वेट लॉस के लिए। अगर आप पराठे और नहारियां और नान और बेकरी के आइटम सब कुछ खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे और लेट नाइट स्नैकिंग कर रहे हैं और कोई एक दिन में एक ड्रिंक पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस मेरा वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिल के आपको वेट लॉस कराते हैं, आपको हेल्थ में इंक्लूड वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो स्मूदीज बड़ा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन स्मूदीज वो नहीं जिनमें फुल फैट मिल्क डला हुआ है या फिर बहुत फुल फैट योगर्ट डला हुआ है, क्रीम्स डली हुई है। स्मूदीज वो जिनमें आप 3-4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई एक आप उसमें फाइबर की चीज ऐड करें, जैसे कि रॉ वेजिटेबल, जिसमें ब्लास्ट जो स्पिनच होती है, हल्की सी पानी में, गर्म पानी में डुबोई हुई जो पालक होती है वो डाली जा सकती है। कोई एक उसमें फ्रूट डालें आप, बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, अमरूद, मतलब कोई भी अपनी पसंद का फ्रूट डालें। उसमें कोई एक ऐसा सोर्स डालें जो आपके एंटी मतलब जिंजर जैसे होता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। उसमें माचा पाउडर डाल सकते हैं, माचा पाउडर ग्रीन टी का पाउडर होता है, उसमें जिंजर डाला जा सकता है। फिर कोई एक उसमें फैट का कंटेंट डालें, फैट की कोई उसमें नट्स डाले जा सकते हैं, आमंड्स डाल लें आप लोग, या फिर फ्लैक्स सीड डाल लें। तो ये चंद चीजें आप मिक्स करके पानी के साथ ब्लेंड करें और ये बड़ा अच्छा होलसम किस्म की स्मूदी बन जाती है। इसमें फाइबर वगैरह आ गया, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। इसमें बस लास्ट मिनट है, मैं क्विकली चाहूंगी, ये जो निहार वो सुबह सुबह लोग कॉफी पीते हैं, इज इट गुड और नॉट, ये बताएं। कॉफी होती है बेसिकली वो फैट बर्नर होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो आप कॉफी पी सकते हैं, लेकिन निहार में पीने का ये होता है कि आपको एसिडिटी भी कॉज कर सकता है। तो जिनको IBS होता है उनको कॉफी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती, तो आप अपनी सूटेबिलिटी देखिए। ठीक है निशा, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप भी कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बी केयरफुल, एक दफा पढ़ लीजिए कि आपकी सेहत को कहीं हार्म तो नहीं करा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात हो रही है कि वकार अहमद मलिक हमें बता रहे हैं क्या खुद से बात करना, जिसे आप खुद कलामी कहते हैं, एबनॉर्मल रवैया। देखते हैं आज का सेगमेंट।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे इनर स्पीच पर, और जॉन एलिया का बड़ा खूबसूरत शेर है कि खुद कलामी में कोई वहशत है, कोई दुश्मन हो रूबरू जैसे। तो क्या ये जो आपके रूबरू होता है जिससे आप कलाम करते हैं, ये आपका दुश्मन होता है, और क्या खुद कलामी जो है ये वहशत है? बात करेंगे इनर स्पीच पे, बात करेंगे इस मौजू पर कि अपने आप से जो गुफ्तगू करना है या अपने आप से जो बात करना है, ये क्या मुस्बत रवैया है या मनफी रवैया है। अपने आप से बात करने को इनर स्पीच कहते हैं, और इनर स्पीच जो है ये बड़ी वर्बल काइंड होती है, मतलब इसमें थॉट्स होती हैं लेकिन इसमें कोई इमेजरी नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती। जब भी आप सोचिए, जब भी आप अपने आप से गुफ्तगू करते हैं तो वो वर्बल होती है, उसमें कोई शक्ल नहीं होती। आप अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, एंगर शो करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, और जब आप ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ जो कमेंट्स हैं वो अपने आप से पास करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खुद कलामी की एक साम है। लेकिन क्या खुद कलामी जो है वो एक नॉर्मल रवैया है? अब हमने देखते हैं कि खुद कलामी जो है उसमें दो तर्ज की खुद कलामियाँ बहुत नुमायाँ हैं। एक तो है कि बहुत कम लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कि अपने आप से गुफ्तगू करते हैं और लाउड गुफ्तगू करते हैं, लाउड थिंकिंग, यानी वो जो भी अपने आप से बात कर रहे होते हैं वो आप सुन रहे होते हैं। तो उसको इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि कॉन्शियस कंट्रोल कम होने की वजह से इस सिचुएशन या इस फिनोमेना पे तो वो ज़रा लाउड गुफ्तगू करते हैं। और दूसरे जो हैं, जो मेजॉरिटी है वो अपने अंदर ही गुफ्तगू करती है। लेकिन क्या ये एक मस्बत रवैया है? इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों को देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी ऐसी तहकीकात जो हैं जो कि इंसानों पे की गई, तो उसकी जो आइडियल एक फॉर्म है, ये बचपन में जो डेवलपमेंटल फेजेस हैं वहाँ पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारे सवालों के हमें जवाबात मिल जाते हैं। उसमें जब हम बच्चों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जब खेल रहे होते हैं तो वो खुद कलामी कर रहे होते हैं, और उनकी खुद कलामी जो है वो लाउड होती है, ऊंची होती है, वो आप सुन सकते हैं, और वो घंटों के हिसाब से अपने आप से बात करते रहते हैं। रशियन एक साइकोलॉजिस्ट हैं वेगोस्की, जिन्होंने बेसिकली सबसे पहले डेवलपमेंटल फेजेस में इस फिनोमेना को स्टडी किया और उन्होंने इसको बिल्कुल नॉर्मल करार दिया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये डेवलपमेंटल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आने वाले जो मामलात होते हैं या आने वाली ज़िंदगी जो होती है उसमें जो चैलेंजेस हैं उसमें बच्चा यहाँ पे अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से सीखता है और उन चैलेंजेस से कैसे नबर्द आजमा होता है। नेचर बेसिकली इस मरहले पे उसकी तरबियत कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप बड़े होते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि जब बच्चा होता है उसका वो कॉन्शियस कंट्रोल उस चीज़ पे नहीं होता है, इस फिनोमेना पे, तो वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है, अपने आप से बात कर रहा होता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपके कॉन्शियस कंट्रोल होता है, और सोशली जब भी आप किसी जगह भी बैठे हों या कहीं पे भी, इवन आप अकेले भी हों, तो वो जो गुफ्तगू आप अपने अंदर करते हैं, अपने आप से करते हैं, वो लाउड नहीं करते, अपने आप से गुफ्तगू करते हैं। अब इस तरफ आते हैं कि क्या ये एक नॉर्मल रवैया है? ये बिल्कुल एक नॉर्मल रवैया है। उसमें बहुत सारे फ़वायद हैं। इसमें एक फ़ायदा तो ये है कि आप अपने मोटिवेशनल स्पीकर खुद होते हैं, आप अपने आप को मोटिवेशन देते हैं। दूसरा, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप बार बार रिहर्सल करते हैं, बार बार एक चीज़ को आप जब दोहराते हैं तो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती है। तीसरा ये कि प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब आप एक मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं तो अपने आप को बार बार बता रहे होते हैं, और मनसूबे के अंदर या उन चीज़ों के अंदर अगर कोई कज्जी, खामी, फ्लॉ, तो वो आपकी जो सेल्फ टॉक है, जो इनर स्पीच है, उसके अंदर ही उसकी करेक्शन होती चली जाती है। इसके अलावा जो है कि ये आपका जो फोकस है वो इंक्रीज़ करता है, या आपका जो इर्तिकाज़ है, जो आपकी तवज्जो है, उसको ये इंक्रीज़ करता है। जब आप बार बार अपने आप से गुफ्तगू करते हैं तो जिस भी आप मामलात में, यानी चाहे वो आपके दफ्तरी मामलात हैं या रिलेशनशिप के मामलात हैं, तो उस फिनोमेना के हवाले से जो आपका फोकस है या आपका इर्तिकाज़ है, वो एक, जिसको आप कहते हैं ना सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन, या एक नुक्ते पे या उस एक इशू पे या उस एक मौजू पे इर्तिकाज़ कहीं ज़्यादा बढ़ता है, तवज्जो कहीं ज़्यादा बढ़ती है। और जितनी इंसानी जहन का ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नहीं करता, ये एक वक्त में एक ही टास्क करता है, तो उस टास्क के लिए भी जो कोरिलेशनिंग है, जो बहुत ही मजबूत ताल्लुक है, वो फोकस का है, वो तवज्जो का है कि किस कदर जितनी तवज्जो होगी वो काम जो है उतना बखैर वसलूबी होगा। और इसके अलावा फिर आपका जो इमोशंस हैं या जज्बात हैं, उनकी जो रेगुलेशन है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब आप, ये बेसिकली एक थेरेपी का काम करता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जनरली आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ जनरली जिस तरह साइको एनालिसिस है, तो उसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो आपको उस बोलने का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। तो जब आप ज़्यादा बोलते हैं, जितना बोलते चले जाते हैं, ये आपके लिए एक थेरेपी होती है। तो जो सेल्फ टॉक है ये भी एक तरह की थेरेपी है। इसमें बस एक साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, बट अदरवाइज़ आप एक चीज़ को जब बार बार दोहराते हैं, अपने आप से बोलते हैं, तो ना सिर्फ ये कि आपका फोकस बेहतर होता है, ना सिर्फ ये कि मनसूबाबंदी के वाले से आप बेहतर होते हैं, ना सिर्फ ये कि आपकी मेमोरी बेहतर होती है, बल्कि आपकी इमोशंस हैं, जज्बात जो हैं,
वो रेगुलेट होते हैं। यानी आप एक गुस्से के हवाले से जब आप अपने साथ बात कर रहे हैं और किसी और बंदे के बारे में, किसी और इंसान के बारे में, तो बहुत सारी जगहों पे उसको आपको रीचेक करना, उसको दोबारा से देखने का एक मौका मिलता है ताकि आपके बिहेवियर में बहुत सारी मॉडिफिकेशन, यानी पॉजिटिव एक मॉडिफिकेशन या बिहेवियर जो है वो बेहतर हो सकता है। एक और चीज़ जिसको हमने बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी में देखा, वो देखा कि आपका जो काम है वो कोई भी काम है, लिखने पढ़ने का काम है या आप स्पोर्ट्स में हैं या किसी तरह का भी काम है, वो जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है या जो चीज़ उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है मनफी तौर पे, वो ज़हनी दबाव है, वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जो है वो वक्ती तौर पे एवोल्यूशन में इसने एक बड़ा मस्बत किरदार अदा किया और यकीनी आज भी ये मस्बत किरदार अदा करता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपका फोकस बढ़ाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है या एक्यूट स्ट्रेस है, वो इतना ही आपकी जो मामलात हैं उनको ख़राब करता है। तो सेल्फ टॉक के हवाले से जो स्टडीज़ की गई उसमें से एक चीज़ ये भी पता चली, यानी जो इनर स्पीच है या जो अपने साथ आप बात करते हैं, इससे एक चीज़ ये भी मालूम हुआ कि इससे ज़हनी दबाव भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो ये है कि हर जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं, हर मामले के दो रुख होते हैं। आप अपने आप से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, क्या वो मस्बत है या वो मनफी है, और अगर आप अपने आप को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वो सतह क्या है, क्योंकि ख़ास सतह की क्रिटिसिज्म जो है उसको तो पॉजिटिव कहा जा सकता है, वो आप अपने ऊपर एक चेक रख सकते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। लेकिन एक ख़ास तर्ज का क्रिटिसिज्म एक ख़ास सतह से जब बढ़ता है वो अच्छे नताइज नहीं देता और उतना ही सेल्फ स्टीम को हर्ट करता है, आपकी जो खुद एतमादी है उसको हर्ट करता है, और उसके साथ बहुत सारे और चीज़ें जो हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो खुद एतमादी को कम करने का बायस बनता है। तो ये जो आप अपने साथ गुफ्तगू करते हैं, इसका मुस्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो आप देखते हैं कि एक बहुत ही इफेक्टिव जो थेरेपी है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और CBT के अंदर भी, यानी जो सबसे इफेक्टिव सबसे मौसर थेरेपी है, इसके अंदर भी जो सेल्फ टॉक है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम हिस्सा है। यानी जो इनर स्पीच है इसको दुरुस्त करने के लिए जो CBT के जो माहिरीन होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपकी जो अपने साथ जो गुफ्तगू हो वो मस्बत हो, क्योंकि वो जब मस्बत होती है तो वो जो एक सर्कल है जिसमें कि कंपल्शन, यानी उससे पहले थॉट्स होती हैं, यानी जो आप सोच है, सोच के बाद वो बिहेवियर में कन्वर्ट होती है, तो वो बेसिकली ये चाह रहे होते हैं कि जब आप थॉट्स आपकी मॉडिफाई हों या थॉट्स आपकी तब्दील हों या सोच की सतह पे जब आपकी तब्दीली होगी तो ऑटोमेटिकली आपके रवैये के अंदर वो ज़ाहिर होगी और वो जो पूरा सर्कल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो जाएगी। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो वो जो बच्चे हैं वो अपने साथ गुफ्तगू करते हैं और कमाल गुफ्तगू करते हैं, आप सुनते ही होंगे, और वो जो गुफ्तगू है वो हमें बताती है कि वो जब हम उस लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो आने वाले चैलेंजेस से नाबरदार होने के लिए फितरत उनको तरबियत फराहम कर रही है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो पूरी ज़िंदगी रहते हैं, तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए ये जो इनर स्पीच का फिनोमेना है ये इट्स क्वाइट नॉर्मल और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मस्बत है। ये उस हद तक मस्बत है जिस हद तक आपकी गुफ्तगू अपने साथ मस्बत है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। क्लोज द केयर गैप इस दफ़ा का थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का। हम हर साल 4 फरवरी को इस पे बात करते हैं और ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। इसका मकसद कैंसर के खिलाफ आगाही है, जो कि बहुत जानलेवा मर्ज़ है और आवाम में इस जानलेवा मर्ज़ से आगाही बड़ी ज़रूरी है। इससे बचाव के मुतालिक इस दिन ख़ास तौर पे शऊर उजागर किया जाता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कैंसर से हर साल 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि मौत के मुंह में चले जाते हैं। हम पिछले 3 साल से जब भी इस पे बात करते हैं तो ये फिगर ऐसा लगता है कि बढ़ता चला जा रहा है हर साल। ये तादाद 2030 तक 1 करोड़ 70 लाख तक पहुँच सकती है, ऐसा भी रिसर्च कहती है। और दुनिया भर में होने वाली हलाकतों में हर 8वां शख्स जो है वो मौत की वजह से, उसकी मौत की वजह कैंसर होती है। सो दिस इज़ अ बिग नंबर। पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अफराद कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं और अगर इस मर्ज़ पर तशवीश का इजहार ना किया जाए और इस पर बात ना की जाए तो शायद ये फिगर बहुत ऊपर जा सकता है। अमली तौर पर इजहार के बावजूद भी कोई इक़दाम नहीं हो रहे हैं और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। इस की तशख़ीस कैसे मुमकिन है, इलाज कितना महंगा है, कैसे मुमकिन है, इस पे बात करने के लिए वी हैव अ वेरी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी विद अस राइट नाउ। बिल्कुल, डॉक्टर आसिम यूसुफ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी हम इस साल के थीम के हवाले से भी बात कर रहे हैं और वही बात इमरान ने जैसे कहा कि 3 सालों से हम जब से इस पर बात कर रहे हैं, इससे लग रहा है हर साल नंबर इंक्रीज हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। आगाही बहुत ज़रूरी है। इस साल के थीम को लेकर आप क्या करेंगे? जी थैंक यू। सो इस साल की जो थीम है एक्चुअली पिछले 3 साल से यही थीम है और ये इसीलिए है कि दुनिया भर में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इन आवर कॉन्टेक्स्ट सबको एक जैसी सहूलियात नहीं फराहम होती कैंसर के लिए, डिपेंडिंग कि आप रहते कहाँ हैं,
आप मर्द हैं या औरत हैं, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, जो तशख़ीस की और इलाज की सहूलियात हैं उनमें बहुत फ़र्क है लोगों के लिए। तो इसका थीम का मकसद यही है कि ये फ़र्क जो है इसको मिटाया जाए और सबको एक जैसी सहूलियात फराहम की जाएँ। नॉट ओनली अर्ली डिटेक्शन के लिए, ताकि जल्द अज जल्द इब्तदाई स्टेज में कैंसर का पता चले, बट अर्ली डायग्नोसिस यानी कि जल्द तशख़ीस भी हो। ये दोनों फ़र्क चीज़ें हैं। So, is it possible डॉक्टर साहब, ये हो सकता है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक सिनफी तकसीम भी है, एक मालियाती तकसीम भी है, बिल्कुल, ये सब है। बट यू नो इट्स एन एम्बिशन, एक साल में या 5 साल में तो नहीं हो सकता, बट इट्स एब्सोल्युटली डूएबल। एंड वी लाइक टू थिंक कि हमने बहुत सारी चीज़ों में ये दिखाया है कि ये हो सकता है। तो जल्द डिटेक्शन जो है, इब्तदाई स्टेज में जो पता करना है, वो इस तरह है कि अगर कोई गिल्टी महसूस होती है आप उसको तो चेक करवाएं। अगर आपका वज़न कम हो रहा है, बुखार लंबा हो रहा है, कहीं से भी खून आ रहा है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इब्तदाई स्टेज में कैंसर की अलामात हो सकते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर अगर इस तरह का कुछ हो तो जल्द अज जल्द तशख़ीस करवाएं उसकी। अच्छा, एक डिजीज़ डॉक्टर साहब जब रेयर होती है, उसका रेयर टू कॉमन हो जाना एक तरफ तो बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत अलमिया है कि एक रेयर डिजीज़ थी अब वो कॉमन हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ में ये एक ब्लेसिंग भी है कि लोगों में जितना वो कॉमन होता है उतना उसका अवेयरनेस लेवल भी बढ़ता जाता है। बिकॉज लोगों को पता लग जाता है कि अगर मुझे ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी है, ताकि उसको लाइट लूँ। आप इसको कैसे देखते हैं? सो आपने बिल्कुल सही कहा एक्चुअली कि कुछ कैंसर्स हैं जो इतने कॉमन नहीं थे यहाँ पे पहले, जैसे तंबाकू के साथ जो कैंसर्स एसोसिएटेड हैं, जैसे स्मोकिंग बढ़ रही है तो वो बढ़ेंगे, लंग कैंसर एक्सेट्रा। लिवर कैंसर पहले इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बहुत हो गया, उससे ये ज़्यादा कॉमन हो गए। बट कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो कि हमेशा से ही थे लेकिन उनका पता नहीं चलता था, तो बीमारी कुछ और इलाज हो जाता था। खून आ रहा है तो टीबी का इलाज हो गया, एक्चुअली लंग कैंसर था। सो ये दोनों चीज़ें चलती हैं। लेकिन यही बात है कि अगर अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे, लोग अपने डॉक्टर के पास जल्दी जाएंगे इन सिम्टम्स के लिए, डॉक्टर्स और नर्सेज की भी अवेयरनेस बढ़ानी है कैंसर के बारे में, तो फिर इसका डायग्नोसिस जल्दी होगा और अगर जल्दी तशख़ीस होगी तो फिर जल्दी इलाज होने का चांस है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे खुद कहा कि लोगों में अवेयरनेस, आपको लगता है कि जब जब हम बात कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों में अवेयरनेस आई है कि उनको अगर इस तरह का कोई सिम्टम है तो उन्होंने जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, स्कैनिंग करानी है। सेकेंडली, जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, क्या उनके अंदर भी विद द पासेज ऑफ टाइम अवेयरनेस आ रही है कि उन्होंने किस तरह से ट्रीटमेंट देना है? यस, आई थिंक सो। अब ये सेकंड क्वेश्चन अगर हम पहले ले लें तो जब हम मेडिकल स्कूल में थे 40 साल पहले, तो इतना ज़्यादा कैंसर के ऊपर नहीं पढ़ाया जाता था। हमें कहा जाता था ये इतना कॉमन नहीं है यहाँ पे, इसके बारे में बहुत कम एजुकेशन होती थी। अब बहुत ज़्यादा होती है इन द मेडिकल करिकुलम। और जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है अवेयरनेस का, शौकत खानम ने जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम किया है, आप लोगों के साथ हमने कई दफ़ा प्रोग्राम भी किया है इसके ऊपर, हर साल अक्टूबर में। तो हमने देखा है कि 30 साल पहले इसकी हम बात भी नहीं कर सकते थे, ख़वातीन में जो छाती का कैंसर है, टीवी पे, मीडिया में। अब हर साल पूरा महीना इसके ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं और इसकी वजह से अब हमने शौकत खानम में थोड़ा सा देखा है कि अर्लियर स्टेजेस में ख़वातीन आना शुरू हो गई हैं। इसको स्टेज माइग्रेशन कहते हैं कि ज़्यादातर अगर लोग स्टेज 3 में आते थे जो काबिल इलाज नहीं होता, मुकम्मल इलाज नहीं हो सकता, अब कुछ फ़र्क पड़ा है और कुछ ज़्यादा लोग स्टेज 2 में आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इस टॉपिक से फ़ायदा उठाते हुए जिसके आपने रेफर किया, कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा वल्नरेबल है, जिसमें ज़्यादा चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? सो हमारे यहाँ जो पीक इंसिडेंस है वो तकरीबन 45 साल की उम्र में है। अच्छा, 40 से 50 साल का जो डेकेड है और ख़वातीन की ज़िंदगी में वो सबसे कॉमन है, जबकि वेस्ट में ये कम अज़ कम 10 या 15 साल आगे होता है, 50, 55, 60 ईयर्स ओल्ड पे ज़्यादा होता है। और डॉक्टर साहब, हम अगर इसको क्योर करने की तरफ आते हैं, क्योंकि पहले तो कैंसर हो गया तो लोग उसको डेड ही कंसिडर करते थे कि अब तो ये नहीं बचेगा, अब तो इसके दिन। अब हम डिफरेंट स्टेजेस हैं, डॉक्टर्स एक एनालाइज करते हैं सारी सिचुएशन को एंड देन दे से कि अच्छा कितना टाइम है, हो सकता है, नहीं हो सकता। और कुछ बड़े क्रिटिकल केसेस में भी लोगों ने सर्वाइव किया, हमने देखा है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं इंटरनेशनली? जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, दो के वी नो शौकत खानम ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनली क्लेम्ड एक हॉस्पिटल है, इसको रिकग्नाइज किया है दुनिया के अच्छे इदारों ने। आप इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सो शौकत खानम का एडवांटेज यही है कि हम एक टर्शरी केयर कैंसर फैसिलिटी हैं, तमाम तशख़ीस और इलाज की फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे हैं, तो इससे मरीज़ का जो कैंसर जर्नी है वो आसान हो जाता है, एक ही जगह पे जाके वो सारा कुछ करवा सकते हैं।
स्टेज बाय स्टेज और जितने कॉमन ट्यूमर्स हैं हमारे यहाँ उनका इलाज और उनकी सर्वाइवल एग्जैक्टली वही है जो वेस्ट में है। ठीक है। फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादा एडवांस स्टेज में आते हैं। तो अगर आप ओवरऑल सर्वाइवल देखेंगे फॉर एग्जांपल इन ब्रेस्ट कैंसर वो वेस्ट से कम है, बट वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ एडवांस स्टेज पे ज़्यादा आते हैं, बड़ आगे वाली स्टेजों पे जिसमें मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता। लेकिन जो अर्ली स्टेज में आते हैं उनका एग्जैक्टली वही सर्वाइवल रेट है जो वेस्ट में है। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अभी हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से तो दो के हम पूरा जैसे हम अक्टूबर का महीना इस पे बात करते हैं और ओवरऑल कैंसर को लेके करते हैं, कौन सा ऐसा कैंसर है जो अब लोगों में ज़्यादा कॉमन हो रहा है और जिस पे ब्रेस्ट कैंसर के बाद मजीद बात होने की ज़रूरत है जिसको हम अभी तक उस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे हैं? सो क्लियरली जो प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं जो हमारी अपनी आदतों की वजह से होते हैं वो उनको तो सर्टनली रोकना चाहिए, और वो जितने तंबाकू पान छालिया खाने से या इस्तेमाल करने से हैं, फेफड़े का कैंसर, मुंह का ज़बान का कैंसर, ये सब पान छालिया गुटखा वगैरह से होते हैं। स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, वज़न ज़्यादा होने से या डायबिटीज़ का सही कंट्रोल ना करने से लिवर का कैंसर बढ़ सकता है, और हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं उनका भी डायरेक्ट लिंक है लिवर कैंसर से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, या वैक्सीनेशन से या हेपेटाइटिस सी का इलाज करवाने से या सिगरेट पान वगैरह ना इस्तेमाल करने से। अच्छा, हम तो ये तो क्लियर हैं कि हम खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट। पहले हमने देखा कि हमारे यहाँ शौकत खानम वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल आई बिलीव इन पाकिस्तान, और वो बड़ा एक मुश्किल भी लगता था उस वक्त ऐसे हॉस्पिटल का बनना, देन बना चला और फिर उस आगे फर्दर एक्सटेंड भी हुआ माशाल्लाह। अभी और भी आगे कराची के अंदर भी नया बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। लेकिन अब हमने देखा है कि स्टेट की सतह के ऊपर भी हुकूमत ने भी मुख्तलिफ कैंसर केयर सेंटर, जैसे कल ही मैं स्टोरी देख रहा था, आई थिंक न्यू हॉस्पिटल के अंदर एक कैंसर केयर सेंटर बना है। इसी तरह सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ जो स्टेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी कर रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स। ये कैसा है और क्या हम वहाँ पे भी ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है। हमने एस्टिमेट किया था कि शौकत खानम लाहौर जैसे 20 कैंसर हॉस्पिटल्स चाहिए पाकिस्तान में शौकत खानम के स्टैंडर्ड के ताकि तमाम कैंसर का इलाज इसी शौकत खानम वाले स्टैंडर्ड पे हो। सो जितने भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो उनको एक्सपैंड करना, उनको अपग्रेड करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक या दो हॉस्पिटल से तो पूरे मुल्क का इलाज नहीं हो सकता। शौकत खानम ने अवेयरनेस पे भी काम किया है, जो हमने बताया आपको, अर्ली डायग्नोसिस पे। फिर ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे मॉडल का ये है कि 75% से ज़ायद जो मरीज़ हैं उनका बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है। ठीक। क्योंकि लोग ज़कात और एहतियात देते हैं इसके लिए, और लाहौर में, पेशावर में भी यही मॉडल है और कराची में भी यही होगा। फिर जो हम बात कर रहे थे मैन पावर की, तो हमने बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड और बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, और बहुत सारे ये लोग हमारे यहाँ से ट्रेन होके फिर कम्युनिटी में जाते हैं और मुख्तलिफ और हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। फिर हम रिसर्च करते हैं, जो आपने भी टच किया था अर्लियर, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमारे यहाँ कौन से कैंसर्स हैं, कौन से स्टेज में हैं, कौन से स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पॉपुलेशन में, ताकि हम उनके ऊपर फोकस करें और उनको ट्रीट करें। ठीक है। और फाइनली डेटा बहुत कम है पाकिस्तान में, नेशनली हमें ज़्यादा पता नहीं है। ये एस्टिमेट्स जो आप बता रहे हैं कि 185,000 इस वक्त लेटेस्ट एस्टिमेट है कि हर साल नए कैंसर, और ये रिपोर्ट इट्स एन एस्टिमेट एग्जैक्टली, एंड फिर हमें उसकी फर्दर डिटेल्स नहीं पता कि वो सर्वाइव कितने करते हैं, किस तरह इलाज होता है। सो शौकत खानम में एक पॉपुलेशन बेस्ड नेशनल कैंसर रजिस्ट्री डेवलप कर रही है, ताकि ये डेटा भी अवेलेबल हो। बहुत ही अच्छा, ताकि फिर डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, डिसीजन गवर्नमेंट्स के लिए भी आसानी हो, सबको। एग्जैक्टली राइट। किस टाइप के लोग ज्यादातर, टॉकिंग अबाउट शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, किस क्लास के, किस टाइप के लोग ज़्यादा हिट करते हैं? यानी कि मैं ये इससे जानना चाह रहा हूँ कि जो कैंसर है ये किस क्लास को ज़्यादा हिट कर रहा है? क्या वो बिल्कुल गरीब तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है? क्योंकि अब हर किसी की हैबिट्स मुख्तलिफ होती हैं और फिर कैंसर की टाइप भी मुख्तलिफ होती है उसको लेकर, तो इस पर ज़रा। जैसे कहते हैं जस्टिस इज ब्लाइंड, उसी तरह कैंसर इज ब्लाइंड, इट अफेक्ट्स एवरीवन। 11% हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बच्चे हैं, 18 साल की से कम उम्र में। किस टाइप का कैंसर आप देखते हैं? बच्चों में सारे ही कैंसर्स होते हैं, बट ब्लड कैंसर बहुत कॉमन हम देखते हैं। आंख का एक कैंसर होता है जो दुनिया भर में काफ़ी रेयर है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन है। अगेन वो एमिनेंटली ट्रीटेबल है अगर जल्दी डायग्नोज हो। बच्चा एक तरफ ना देख पाए, उसकी जो आंख में जो प्यूपल होता है, जो काला होता है, अगर वो सफ़ेद नज़र आए एकदम, तो वो एक उसका अर्ली साइन होता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि बच्चों में ज़्यादातर कैंसर्स क्यूरेबल होते हैं।
फिर जो बाकी अडल्ट्स में हैं वो हर किस्म के कैंसर्स हैं और तमाम स्ट्राटा जो हैं सोसाइटी की वो इन्वॉल्व होती हैं और किसी को वो स्पेयर नहीं करता। अच्छा, एंड देन डॉक्टर साहब हम कराची कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे क्या अपडेट्स हैं और क्या कब कहाँ तक पहुँच जाए, क्या ड्यू डेट के ऊपर हम अब जो Right. पहले भी हमारी काफ़ी दफ़ा Yeah. डिस्कशन हुई है, प्लीज़ उस हवाले से। सो कराची का हॉस्पिटल बन रहा है DHA सिटी कराची में, वो लाहौर से दुगना है साइज़ में और फैसिलिटीज़ में। वो थोड़ा सा लेट है इस वक्त, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, करेंसी के जो इश्यूज़ रहे हैं, LCs के इश्यूज़ रहे हैं इन द पास्ट, अब हालांकि वो अब बेहतर हो गए हैं। और जो डोनेशंस की थोड़ी सी हमें स्लो आई हैं डोनेशंस कराची के लिए, सो काम चल रहा है, रुका नहीं है, लेकिन डिले ज़रूर है। और हमारा एस्टिमेट है कि प्रॉब्ली एंड ऑफ 2025 में ये खुलेगा इंशाल्लाह। ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, एज आई सेड वो चल रहा है अभी भी। और ये इंशाल्लाह जब खुलेगा तो तमाम कराची बल्कि पूरा सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के मरीजों को इसी तरह फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, इसी तरह आला मेयार की, जैसे लाहौर और पेशावर में। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी आपको अगर सपोर्ट करे तो अच्छा है, चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आवाम को फ़ायदा होगा इसका। तो ये ज़रूरी है दो कि हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर दी जाती हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर साहब, एट लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहें बीइंग हेल्थ ऑफिशियल, प्लीज़ कुछ बताइए लोगों को। दिस इज़ योर कैमरा अबाउट कैंसर। सो जैसे हम अभी तक बात करते आए हैं, इस साल की थीम है क्लोज द केयर गैप, के जो फ़र्क हैं, जो लोगों को सहूलियात मुयस्सर नहीं होती, वो हम कोशिश करें कि सबको अर्ली डिटेक्शन के लिए इब्तदाई स्टेज में कैंसर उनका पता चल सके, उसकी तशख़ीस हो सके और आला मेयार का इलाज हो सके। आई थिंक इन पाकिस्तान इसका कोई बेहतर तरीका नहीं है इससे कि आप शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को सपोर्ट करें अपने ज़कात अतियात से। हमारे हॉस्पिटल्स में आके आप ख़ुद देखें कि मरीज़ों का वाकई 75% से ज़ायद फ्री इलाज किया जाता है। और इंशाल्लाह हम मिल के एक दिन ऐसा दिन देखेंगे कि कैंसर दुनिया से ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिम यूसुफ, चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद थे। आज कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हमने इस हवाले से बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कुछ रोबोट्स के हवाले से जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अपनी धाक बिठाना शुरू कर दिया। कुछ लोग मेरे जैसे तो डरना भी शुरू हो गए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोट्स, ये कहाँ लेके जा रहे हैं दुनिया को? कहीं ये बोट्स कब्जा तो नहीं कर लेंगे? एंकर्स भी आ गए। एंकर्स को तो सबसे ज्यादा खतरा है, न्यूज रीडर्स को खास तौर पे। सी आई एम नॉट अ न्यूज रीडर, मैं इधर उधर देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। तो खैर, जहां बहुत सारे इंसानों के काम रोबोट्स ने अपने सर पे ले लिए हैं जी, वहीं पे पाकिस्तान के अंदर बहुत जरूरी है इस टेक्नोलॉजी की तरवीज। पाकिस्तानी जो यूथ है वो भी इस पे काम कर रही है रोबोटिक्स की दुनिया में। हमारे साथ इस वक्त एक इंजीनियर मौजूद हैं। उन्होंने वैसे तो ये इट वाज अ ग्रुप ऑफ 3 इंजीनियर्स जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक रोबोट तैयार किया जो कि मुख्तलिफ उम्र रसीदा और बाजूर अफराद को खाना खिला सकता है। इंसानियत की खिदमत का मकसद जहन में रख के इस रोबोट को बनाया गया है। स्पेशली कोविड-19 के लिए या इस जैसी सिचुएशन के लिए बड़ा मौसर साबित हो सकता है। जिस टीम ने ये किया उनके एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर फहद आमिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नस से इनका ताल्लुक है और वहीं से इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है। कैसे इन्होंने ये किया और क्यों किया, इसी पे हमने बात करनी है। फहद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। आपसे? बिल्कुल ठीक। फहद, पहले तो अपने इस प्रोजेक्ट, इस रोबोट के हवाले से बताएं, कब इसको बनाना स्टार्ट किया, आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा था और 3 मेंबर्स थे आप लोग, ज़रा इस जर्नी को शेयर करें। अच्छा, तो बैक इन 2022 हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तो हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा रोबोट बनाएं जो कोविड के पेशेंट्स हैं या जो मजदूर अफराद हैं जो खुद खाना नहीं खा सकते, उनको हेल्प आउट करे। क्योंकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 14 से 15% लोग डिसेबल्ड हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने उनकी हेल्प के लिए अपनी इंजीनियरिंग को एम्बेड करके एक मशीन बनाई। हम 3 मेंबर हैं, उसामा, वाजिद और मैं, जिन्होंने ये एक रोबोट बनाया है। सो बेसिकली ये करता क्या है, ये डिटरमिन करता है कोऑर्डिनेट्स प्लेट के जिस पे खाना पड़ा हुआ है, फिर ये पेशेंट की लोकेशन डिटरमिन करता है और मोटर्स की मूवमेंट के थ्रू खाना उठा के प्लेट से पेशेंट तक पहुंचा देता है। अच्छा, मतलब वो बाइट ले सकता है, उसकी बाइट ले सकता है और ये मोशन आप रिपीटेडली भी कर सकते हैं या आप इसको कमांड दे सकते हैं कि ये स्टॉप हो जाए और कब ये खाना मजीद दोबारा खिलाए कि ना खिलाए। और ये पर्सन स्पेसिफिक है, एक पर्सन को एक टाइम पे एंटरटेन कर सकता है। कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर जो आपने बेसिक इसका मॉड्यूल बनाया, बेसिकली इसका मॉडल ये कि ये एक पेशेंट्स के कोऑर्डिनेट बाद में डिटेक्ट करता है, पहले की लोकेशन डिटेक्ट करता है फूड की। तो अगर आप चाहते हैं कि एक पेशेंट इस तरफ बैठा और दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट उसकी तरफ बैठा हुआ, कि 2 पेशेंट्स को भी खाना खिला सकता है। अच्छा, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग में ऑब्वियसली थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाउ मच टाइम इट टुक बाय द वे? इसको बनाने में कितना वक्त लगा? इसको बनाने में मैं 1.5 साल लगा।
1.5 साल लगा। अभी ये वर्किंग में है, अपनी ओवरऑल जैसे आपने कहा प्रोटोटाइप है, और आपने ये भी बताया था कि अभी ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में ये कमर्शियल पर्पजेज में यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल द वर्ल्ड ये यूज़ हो रहा है। कंपनीज हैं, दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? यूएस में यूज़ हो रहा है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में यूज़ है इसका बहुत ज़्यादा। जर्मनी में भी है, डिवेंची एक कंपनी है जो ये बना रही है रोबोट इस तरह के फूड ईटिंग के लिए। अच्छा, वीडियो भी हमें नजर आ रही है जिसमें खाना और खिला इसका रहे एक हैं। एज ये भी तो है ना कि क्योंकि कोविड के पेशेंट के आप पास नहीं जा सकते ना, तो वो रोबोट वो काम कर देगा, ह्यूमन वो इंटरेक्शन नहीं होगा। बैक इन द माइंड हमारे ज़हन में ये चीज़ थी कि जो लोग क्रोनिक डिजीज का शिकार हैं, जिनके पास आप नहीं जा सकते, तो ह्यूमन ये तो बहुत बड़ा काम है। ये आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? बेसिकली हमें आइडिया, एक तो कोविड का फेज गुजरा था, उसको देख के ये थोड़ा आइडिया आया था। दूसरा चार्ली चैपलिन के, अगर आपने एक वो देखा हो शो, उसमें भी उसने ये पेश किया था आइडिया, जो रोबोट खाना खिला रहा था। That's बहुत सारी ऐसी interesting. डिजीजेज हैं अच्छा, जिसमें इंसान ये बताएं, ऑब्वियसली इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। आपने बताया कि 1.5 साल लगा आपको ये बनाने के लिए। दुनिया भर में रोबोटिक्स को लेके या रोबोट्स बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल है। जापान के अंदर देखा जाए, चाइना के अंदर देखा जाए, यूएस के अंदर इनफैक्ट, तो दुनिया बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली हम अभी, आपने जैसे कहा प्रोटोटाइप पे ही है, लेकिन स्टिल यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसको मज़ीद इनकरेज किया जाए इस फील्ड को। अगर हम रीजनल डायनामिक्स देखें पाकिस्तान की, तो बात यह है कि पाकिस्तान में लेबर सस्ती है रोबोट से, तो रोबोट्स की मेंटेनेंस थोड़ी महंगी होती है। अगर इसको हम कमर्शियली डेवलप करते हैं तो कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा आती है। ये तो क्योंकि एक प्रोटोटाइप था तो थोड़ा हमें चीप पड़ा है, ठीक है। लेकिन वैसे रोबोट्स की मेंटेनेंस और उसको बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। हाउ मच इट कॉस्ट इफ यू मेक अ फुल फ्लेज्ड मॉडल इसका? अगर आप इसका फुल फ्लेज कमर्शियल वर्किंग मॉडल बनाते हैं जिसमें सेफ्टी सिस्टम भी प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है, तो 4 से 5 लाख पे मिनिमम लग सकते हैं। मतलब मिनिमम $2,000 Yes. कम से कम कम आपको चाहिए। ओके, तो आपका क्या इरादा है इसको लेकर? आपकी एक तो मैं यूनिवर्सिटी को बड़ा नस्ट को मैं बड़ा खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे पास नस्ट के नस्ट के students बड़े आते हैं, ज़बरदस्त स्टूडेंट्स आते तो हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनका बड़ा रोल होता है उनको। और दूसरा, आपके क्या इरादे हैं फ्यूचर में, आप क्या करना चाहते हैं आप आगे? फ्यूचर में यही है कि इसको हम सोच रहे हैं कि इसका अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, जिसमें हम इसको कमर्शियली डेवलप करें रोबोट को, ओके। क्योंकि ये एक निश जो है ऐसी है जो पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है, तो उसमें हम स्टेप इन कर सकते हैं, क्योंकि यही राइट टाइम है इसमें स्टेप इन करने का। ठीक है। अब यूजुअली जो टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं दुनिया भर के अंदर, तो उसके पेटेंट्स बड़े महंगे होते हैं, जो राइट्स होते हैं आपके पास के आपकी ये चीज़ बनाएगी। पाकिस्तान में ऐसे कोई लॉज हैं? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, कि आपने जो चीज़ बनाई है उसको आप ही क्लेम कर सकें और फिर आगे फर्दर एक्सटेंशन आपकी मर्जी से हो या आपके ग्रुप की मर्जी से हो। पाकिस्तान में भी ऐसा ही पेटेंट्स रजिस्टर होते हैं, पाकिस्तान में भी। इवन हमने भी इसका एक पेटेंट फाइल किया हुआ है, अच्छा, तो ग्रेट। वो इन प्रोग्रेस है। तो जैसे इंटरनेशनली काम चलता है पाकिस्तान में भी वैसे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और पेटेंट्स का। ओके। ओके, अच्छा फाद, आपके साथ दो और मेंबर्स भी थे जिन्होंने इस रोबोट को बनाने में, अपने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। रोल्स को बताएं, क्या क्या आपका रोल था, आपके बाकी साथियों का क्या रोल था? अच्छा, हम 3 स्टूडेंट्स थे, वाजिद, उसामा और मैं। तो हमारा रोल ये था कि क्योंकि हमारा रोबोट जो है ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है 3 फील्ड्स का। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मेजर रोल है, इसके अलावा इसमें कंट्रोल सिस्टम का एक मेजर रोल है, और फिर कंप्यूटर विजन वाली फील्ड आ जाती है। तो हम तीनों ने रोल्स डिवाइड किए हुए थे। मेरा जो रोल था वो था मैकेनिकल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो मेरा जो दोस्त उसामा है उसका रोल था एम्बेडेड सिस्टम्स एंड कंट्रोल का, और हमारा थर्ड टीम में जो वाजिद अली है उसका रोल था कंप्यूटर विजन का। तो आप देखें तो ये रोबोट एक कंप्लीट पैकेज है, यानी कि इसमें मैकेनिकल डिज़ाइन भी है, इसमें कंट्रोल सिस्टम्स भी इंटीग्रेटेड हैं, और इसके अलावा इसमें कैमरा भी लगा हुआ है जिसमें आप प्रोग्राम करते हुए कैमरे ने किस तरह लोकेशन डिटेक्ट करनी है फूड की और पेशेंट की। अच्छा फाद, जो कमर्शियली जैसे चीन के अंदर या जापान के अंदर रोबोट्स बनते हैं, वहाँ पे तो पूरी मैसिव फर्म्स होती हैं, पूरे प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो ये कर रहे होते हैं, और फिर वो रोल मुख्तलिफ सेक्शन और शोबों में डिवाइडेड होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स भी काम कर रहा होता है। तो आप 3 लोगों ने मिलके अगर एक शोबे को ही डिवाइड किया तो पूरा शोबा कंट्रोल कर लिया आपने? वाज इट इजी डूइंग दैट? प्रोटोटाइप बनाने के लिए अगर आप कहें तो हमने वो कंट्रोल कर लिया, और आगे फ्यूचर में अगर इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके जाएं तो उसके लिए थोड़ा टफ होता है, ये काम 3 बंदे नहीं करेंगे। फिर उसमें हर डोमेन के अंदर भी एक अलग डोमेन आ जाती है। आप बीइंग स्टूडेंट कितना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग की तरफ जाते ही नहीं हैं, इंजीनियर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा मीम्स भी बनती हैं। ठीक है कि मैं वो मैट्रिक में थी, मैं इंजीनियर बन रहा था, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं इंजीनियर बन रहा था। इट्स अ लॉन्ग करियर थिंग जो चलती रहती है, और लोग बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई भी करते हैं। एक तो बीइंग एन इंजीनियर, जो लोग इंजीनियर बनने का सोच रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कि पता नहीं फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में, उनको आप क्या मशवरा देंगे? और दूसरा ये कि द टाइप ऑफ इंजीनियरिंग यू डूइंग, इसका भी फ्यूचर आप पाकिस्तान में देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। इंजीनियरिंग देखिए इज अ नेवर एंडिंग फील्ड, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे हाईली पेड जो जॉब्स भी हैं वो साइंस में ही है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो। और जितनी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है उतनी ही जॉब्स मोर क्रिएट हो रही हैं, तो ख़त्म नहीं हो सकती फील्ड कभी। और जो रोबोट्स या रोबोटिक्स इसको कहा जा सकता है, इसका एरिया
इसके अंदर भी आप समझते हैं कि उतना ही ये जिस सेंचुरी में हम रहे ना, ये रोबोटिक्स का ही बूम चल रहा है इसमें। अगर आप देखें तो हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, इसके अलावा रोबोटिक्स और यही 2 फील्ड्स हैं जो बहुत मेजर, जिनमें आप तरक्की देखेंगे। तो कुछ साइंटिस्ट इसको इंसानियत के लिए खतरा भी करार देते हैं। आपका चूंकि सब्जेक्ट है तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे, हम इधर बैठे होंगे, कोई रोबोट उसका दिमाग खराब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, कहेगा बंद करो ये सब कुछ। देखिए ये इंसान के यूज पे डरना चाहिए रोबोट से, डरना चाहिए, लेकिन ये मैं आपको सही बताऊं तो ये इंसान के यूज पे उसको किस तरह यूज करता है। हर चीज के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। अच्छे पर्पस के लिए यूज हो सकता है, बुरे के लिए। थैंक यू वेरी मच फहद, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बड़ा जबरदस्त आपका काम आते हैं कि कमर्शियली भी यूज हो, ताकि दुनिया भर में जहाँ रोबोट्स को लेकर दुनिया बहुत तरक्की कर रही है और 2 के खतरे की बात भी है बहुत सारे इंसानों के लिए, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग। तो हमने आपकी मुलाकात इंजीनियर फहद आमिर से करवाई, इन्होंने रोबोट बनाया जो खाना खिला सकता है बीमार लोगों को। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो सोचा अब हम ब्रेक लेते हैं। रोबोट्स ऐसे कहेंगे ना, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और हम आपको एक्सरसाइज ना कराए, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद करे ना करे आपको जरूर कराएंगे और इसके लिए खुशी हमारे साथ मौजूद है। खुशी, थैंक यू इमरान। तो आज हम आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे। आर्म्स ज़्यादा लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो आर्म्स भी करना बहुत ज़रूरी है। सो हम कुछ 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगे आर्म्स की। सो वार्म अप फर्स्ट। आपको पहले भी मैंने पिछले सीरीज में बताया था कि हम वार्म अप करेंगे बिफोर द वर्कआउट। सो वी डू आर्म सर्कल 30 बैक 30 साइड फ्रंट, ठीक है, रोटेशंस, ठीक है, एंड शोल्डर रोटेशंस एज वेल, ठीक है। टो टचेस 30-30, each stretch is 30-30 and then jumping jacks you're going to do 1 minute. So guys, हम start करेंगे with a pair of dumbbells. अगर आप beginner हैं, you can use lighter dumbbells. So you're going to start with iso curls. आपने पैरल रखना है, एक आर्म को टाइट रखना है, it's contracted, और पैरल to your elbows straight in line, and then हमने दूसरा मूव करना है. So we're going to do 10 on the right, ठीक है, एंड जब आपने पुल करना है इसको ब्रीद इन एंड देन नीचे जाते हुए ब्रीद आउट. सो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर फिर जब व्हेन यू डन विद द 10 देन यूज दिस वन. स्टार्ट विद द अदर आर्म, होल्ड विद दिस. सो गाइस 10 ईच साइड, वी गोना डू 3 reps, 3 sets. So guys, second exercise is hammer curls, elbows tucked in, ठीक है, in front of your core, left. So we're gonna do 10 on the right and then 10 on the left. Front और side इसलिए दिखाई ताकि आपको angle पता लग जाए. So same way, breathing should be breathe in when you pull, breathe out when you flex. So guys, हम tricep पे move करेंगे. हमने अभी bicep किया, triceps ये हम 3 exercise करेंगे और तीनों फ्लोर पे होंगी. So guys, हम एक डंबल लेंगे. You can use a bigger dumbbells और lighter dumbbells अगर आप beginner हैं. So guys, हम start करेंगे. Elbows bend रहेंगी, डंबल right above the forehead and पीछे की तरफ extend करेंगे हम इसको. Bend and extend. So guys, ये 10 reps होंगे, ठीक है. Then हम skull crushes करेंगे. डंबल right above the chest and then नीचे लेके जाएंगे behind our head. Elbows move नहीं होंगी and then extend right above the chest. Breathe in and extend, breathe out. Breathe in and then extend, breathe out. और दूसरी एक्सरसाइज पे गाइस हम यही यूज़ कर लेंगे डंबल्स. सो ट्राइसेप चेस्ट प्रेसेस. सो इसमें ट्राइसेप्स का जो मसल है वो प्राइमरी मसल है, चेस्ट इज अ सेकेंडरी मसल्स. ये हम 20 रेप्स करेंगे. बाकी दोनों एक्सरसाइज की हम 10 रेप्स करेंगे और इसके 20 रेप्स करेंगे. गाइस ये आपने 3 से 4 सेट्स करने हैं और जो रेपिटेशंस बताए हैं आपने वो करने. बाकी जितने भी आप सर्च करेंगे, आप जितनी कंसिस्टेंसी से करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा. सो ये रूटीन आपने एटलीस्ट मंथ फॉलो करनी है. मंथ के बाद आप रूटीन चेंज कर सकते हैं. ट्राई दीज एक्सरसाइज एट होम. ये घर पे आराम से हो सकती है. जस्ट नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स. इसके बाद आपने कूल डाउन करना है. सो गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. खुशी, बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह हमें एक्सरसाइज बता दी. खुशी बट हमारे साथ मौजूद थी. आखिरी हमारे पास कुछ लम्हे बाकी हैं और ये ज़रूरी है कि हम अजीम अफसाना निगार और शायर इंतज़ार हुसैन साहब को खिराज तहसीन पेश करें, खिराज अक़ीदत पेश करें. आज उनको दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए. इंतज़ार हुसैन 21 दिसंबर 1925 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए. उनका शुमार बरे-सग़ीर के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता था. उनके अफसाने बस्ती ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ. इस अफसाने का अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा किया गया.
इंतज़ार हुसैन ने अफसानों के अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ और नावल निगारी में भी खूब नाम कमाया। इंतज़ार हुसैन ने अफसाना निगारी में नई तारीख रकम की। अदब के शोबे में गिरा कदर खिदमात पर उन्हें आला सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि फ्रांस की जानिब से भी आला एजाज़ दिया गया। इंतज़ार हुसैन ने शायरी के साथ कॉलम नवीसी के जवाहर भी दिखाए और रोज़नामा एक्सप्रेस के लिए कॉलम्स भी लिखते रहे इंतज़ार हुसैन साहब। 2016 में इंतज़ार हुसैन साहब आज ही के दिन इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन जैसा कि हमने उनका तज़किरा किया, उनकी अदब के शोबे में जो गिराकदर खिदमात हैं वो आज भी ज़िंदा हैं और यकीनी तौर पर जब तक उर्दू अदब को देखा जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, इंतज़ार हुसैन साहब की जो शख्सियत है वो अपना लोहा मनवाती रहेगी और वो अपना एक मुक़द्दस और मुक़द्दम मकाम रखती रहेगी। अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और ये जो इस तरह के हमारी बड़ी शख्सियात हैं, हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए। इससे पहले कि हम साइन आउट करें जी, वंस अगेन तवज्जो बहुत ज़रूरी है और वो है मौसम के बदलते मौसम की सूरत हाल के लिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है और बहुत सारे बच्चों के अंदर, जैसा कि हमने 2 दिन पहले भी जिक्र किया था, नमूनिया की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं और अब तो एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। सो तमाम मदर्स से, पेरेंट्स से, वैसे स्कूल्स तो बंद ही हो जाएंगे, स्कूल्स बंद हो जाएंगे मंडे से, लेकिन आप एहतियात करें क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। तो अक्सर बच्चों की मदर्स जो हैं वो लेयरिंग कम कर देती हैं कपड़ों की कि वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात के साथ करें क्योंकि ऑब्वियसली वेदर स्विच होता है तो ये अपने साथ बहुत सारी नई चीज़ें, नई वबाएं भी लेकर आते हैं। तो नमूनिया अनफॉर्चुनेटली फैला हुआ है, एहतियात करें, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। जाते जाते हम आपको बहुत सारी छुट्टियां विश करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत छुट्टियां एंजॉय करने जा रहे हैं आफ्टर दिस सैटरडे संडे होल वीक एंड देन सैटरडे संडे। वाओ, आप बहुत लकी लोग हैं, की नहीं आप आती है। बहुत लकी लोग हैं। हम फिर यहीं आएंगे, यही काम करेंगे, लेकिन कल और परसों हम नहीं आएंगे। आपका साथ हम कल और परसों नहीं आएंगे, हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा। अब आपने देखना नहीं भूलना। हम मंडे को इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे और इलेक्शन की सूरत हाल पे हम साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज।